केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसने कई मौलानाओं का खून खौला दिया है। फैसला यह है कि स्कूली छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाए, लेकिन मौलानाओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताते हुए बरगलाना शुरू कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने को तैयार है और हमेशा की तरह विपक्ष इसमें अपना मुद्दा तलाश रहा है। इसके बाद बात होगी आपकी सेहत से जुड़ी हुई। त्योहारों का सीजन है और मिलावटखोरी का धंधा चरम पर पहुंच गया है। एक शहर से 500 किलो नकली पनीर, नकली मावा, नकली मिठाइयां मिल रही। मिलावट के खिलाफ यह युद्ध देश के कई शहरों में चल रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में इसमें जबरदस्त तेजी है। कई जगहों पर मिलावटखोरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देश भर से आबादी आकर बसती है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ के राज्य हो, सभी लोग, लाखों लोग यहां पर आकर रहते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटों में क्या हो रहा है, इस पूरे इलाके में जो दुर्दशा दिखी वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये वाकई शहर है या फिर दरिया है। दिल्ली और गुरुग्राम में तो बड़ी बड़ी इमारतें टापू बन गई हैं। सिस्टम की इस लापरवाही पर लगाम लगना जरूरी है और लगाम तो ट्रंप ने भी कस दी। अगली खबर, ईरान पर एक साथ 5 बड़े प्रतिबंध लाद दिए गए और खलीफा की पीठ पर, ताकि वो घुटनों पर आ जाए, लेकिन ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने दावा किया कि वो इसके लिए पहले से तैयार था। वो बिना रुके अभी भी 2 साल तक जंग लड़ सकता है। ईरान के इस गुस्से का शिकार हुआ बिचौलिया मुनि, जो अमेरिका का संदेशा लेकर तेहरान पहुंचा, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने उसे भाव तक नहीं दिया। यह बड़ी खबर रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश में एक अलग ही बहस छेड़ दी। अब जरा सोचिए, आप अपने बच्चे स्कूल जाए, वहां सबकी एक सी स्कूल ड्रेस दिखे, साफ सुथरे सारे बच्चे एक से, लेकिन अब इसमें कुछ बच्चियों के सिर पर नकाब इमेजिन कीजिए, सोचिए कैसा लगेगा। और उससे भी बड़ी बात, क्यों पहनना है? और यही सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूछा। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि उनके धर्म का मामला है, लेकिन धर्म तो मस्जिद या घर तक सीमित होना चाहिए ना। स्कूल के तो सबके नियम बिल्कुल बराबर है, वहां से ये अलग व्यवस्था क्यों थोपी जाए? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल आने की मांग को ठुकरा दिया और इस पर कुछ मौलाना भड़क गए। उनकी छाती पर सांप लौट गया। पूरा मामला क्या था, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। कि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आमिर, तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूली छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाने का फैसला क्या सुनाया। मौलानाओं के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो गई। ऑल इंडिया ईमान एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तो इसे धार्मिक आजादी से जोड़ दिया। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? लेकिन ड्रेस पर नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है, स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस पर नहीं थोपा जा सकता कि नहीं आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। इस्लामिक सेंटर और इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीदी तो साजिद रशीदी से भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने हिजाब को इस्लाम का जरूरी अंग बताते हुए लड़कियों की उम्र के हिसाब से कोर्ट के नियम का बंटवारा कर दिया।
हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने ख़ुद कुरान में दिया है, और इस वजह से ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, बल्कि हिजाब इस्लाम का एक इंटीग्रल और अटूट हिस्सा है। और जहाँ तक स्कूल्स का सवाल है, तो ज़ाहिर बात है जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है, लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। सवाल है कि मौलाना की नजर में महिला सम्मान का दायरा उम्र से कैसे तय हो रहा है? अगर किसी किताब में लिखा है तो वो सबके लिए लिखा हुआ, फिर इसमें उम्र का सवाल कहां से आया? कुछ ऐसे ही विचार मौलानाओं के रहनुमा बनने वाली कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने तो हिजाब की तुलना घूंघट से करने की कोशिश की और ये तर्क दिया ये तो निजी फैसला होना चाहिए, इसमें कोर्ट का क्या काम? मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल, मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहनें, रिवाज है तो यह रिवाज है, और कोई अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं होना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है। शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां भी तो घूंघट करती हैं। भाई, आपने किस स्कूली बच्ची को घूंघट करके स्कूल जाते देखा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश कहता है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ऐसे कोई साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे इसे माना जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड पालन करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह छात्रों के बीच अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए जरूरी है और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोगों को इस फैसले का मर्म समझना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आना चाहिए। हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अगर कोई स्कूल में हिजाब पहनने की जिद करे तो ये बात उचित नहीं, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म तो बनी ही इसलिए थी कि छात्रों के बीच भेदभाव ना पैदा हो। देश संविधान से चल रहा है, संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आमित तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत है। तो हिजाब के मुद्दे पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और इस बार जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्यों को आधार बनाया, फैसला सुनाया, तो कई साधु संतों ने भी इसका समर्थन किया। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले को हम धन्यवाद देते हैं। हम हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सभी बच्चों के लिए एक सा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि यदि तरह तरह के वस्त्र पहनेंगे तो बच्चों में अलग जाति धर्म भेदभाव की समस्या उत्पन्न होगी। हिजाब की परमिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। यहाँ सभी बच्चे पढ़ने आते हैं और सभी एक से परिधान में आएंगे, एक सी ड्रेस में आएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। कोर्ट ने इस बात को सही कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। हमारे देश में कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग और हिजाब पहनने की स्कूल के अंदर एसेंशियलिटी मानने का प्रयास करते हैं। आज इस बात को सरकार को अच्छे से जांच करनी चाहिए और जिस प्रकार का ये ब्रेन वॉश दिमागी तौर पर एक आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको तुरंत से तुरंत अंकुश लगाने की जरूरत है, समाप्त करने की जरूरत है। संतों को आप सुन पा रहे हैं, संत मुस्लिम नेताओं को भी ये बात समझ में आ रही है कि इस फैसले का विरोध किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है। फैसला स्कूली छात्राओं के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तो नहीं। तो फिर विरोध का क्या? तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। देखिए बीजेपी क्या कह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो संस्थान हैं, जो
शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनकी अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। और इसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है, और यही बात जो है वो इससे पहले भी कई न्यायालय कह चुके हैं, कई व्यवस्थाएं कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के किसी तरह का सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए, और इस तरह के किसी भी सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान रहना चाहिए। तो मुस्लिम नेताओं को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन धर्मगुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस मुद्दे पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी आवाजें उठनी शुरू। क्या कुछ मुद्दा है ये हम आपको बता रहे हैं। तो हमने बात की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। जा सकते हैं, उनका हक है, अधिकार है, लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी कहां गायब? मनुस्मृति पर आधा अधूरा ज्ञान बघारने वाले राहुल गांधी को इसमें पितृसत्ता नजर नहीं आ रही। वो इस बात के पैरोकार हैं कि मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रहें, जबकि क्या पहने, कहां जाएं, ये तो उनका हक होना चाहिए ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो राहुल ने ये बात कही थी, जरा सुनिएगा क्या कहा था उन्होंने। मनुस्मृति वाले हैं जो दंडाधिकारी उस दिन जो नियुक्त थे, हमने देखा कि 3 FIR जो हुआ है लड़कों के ऊपर, एक तो दंडाधिकारी की ओर से हुआ है, और एक किसी महिला JMM की कोई कार्यकर्त्री उस महिला की ओर से हुआ है, और कोई एक मुस्लिम नौजवान है उनके ओर से हुआ है। और जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले हैं पुतला लेकर के सड़कों पर, तो जगह जगह पर, एक जगह सिर्फ रांची का ही सवाल नहीं है, गिरिडीह झंडा मैदान में लड़कों को दौड़ा दौड़ा के उनके जिला अध्यक्ष जाकर के पीट रहे, डंडे लेकर के गए हुए हैं। हजारीबाग में वो सारे फुटेज है, वहाँ भी डंडे लेकर के उनके जिला अध्यक्ष, बाकी सारे लोग पहुँचे हुए हैं। रामगढ़ में जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई कोई भी यहाँ पुतला दहन करेगा पटक पटक के मारेंगे। और रांची में भी उसी प्रकार के लोगों ने बदतमीजी की, वो बच्ची के साथ भी। और इसके बाद दंडाधिकारी उनके ऊपर FIR नहीं करते। FIR किन के ऊपर करते? जो बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 26 दिनों तक तो धरने पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और उस दिन पुतला दहन कार्यक्रम उन लोगों का था, उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि सरकार की मानसा है कि लाठी डंडे से आंदोलन को दबाया जाए। तो बाबूलाल मरांडी पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार को सीधी चेतावनी दी, अगर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने छात्रों के ऊपर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो फिर बीजेपी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। दीपक जी, क्या अभी तक FIR नहीं हुई है? कल आप लोग गए थे कोतवाली थाने में भी, एक प्रतिमा के साथ उनके साथ छेड़खानी तक हुई थी, अभद्रता की गई थी। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ, उनकी आत्मा में प्रहार करने का काम किया है। और अब जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हमले कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे छात्र और छात्र नेताओं पर किए जा रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के दुपट्टे छीने गए उनके गुंडों के द्वारा, लेकिन केस, फर्जी केस हमारे आंदोलनकारी छात्र नेताओं पर किया गया है। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैये से आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए, यही आवाज है ना। रांची में प्रदर्शन है, बिहार की राजधानी में, राजधानी पटना की बात कर लीजिए, वहां भी प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सैकड़ों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर, उनकी कई मांगें जिनके लिए उनका प्रदर्शन जारी है। और इन मांगों के साथ लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो सरकार जिसे वो वोट करते हैं, जो उनके लिए नीतियां बनाती हैं, वो कम से कम एक्टिव हो। ये राजधानी पटना की सड़क है, देखिए, बैरिकेड्स पार कर छात्र जो है डाकबंगला चौराहे तक पहुंच गए, उसके बाद लाठीचार्ज। लेकिन लाठीचार्ज से पहले भी कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र जो थे उन्होंने पोस्टर ले रखे थे, लेकिन भारत का झंडा भी उठा रखा था।
यानी कि राजधानी पटना में सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। और यह संग्राम क्यों था, यह तस्वीर देखते जाइए। यह संग्राम क्यों था? यह संग्राम इसलिए था कि जो गैर नीति है, जो गलत नीति है, उसे ठीक किया जाए, सरकार चेंज जाए। तो आज दिन भर राजधानी पटना की सड़कों पर कुछ ऐसा ही माजरा रहा। जो छात्र हैं अपनी मांगों पर अभी भी अडिग हैं और उनकी मांग यही है कि जब तक सरकार चेतेगी नहीं तब तक वो पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। सवाल नौकरी का तो जवाब मुख्यमंत्री दें। पटना में बीपीएससी का टीआरई अब सिस्टम को तकलीफ दे रहा है। आंदोलन का आज 8वां दिन है। बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों को लेकर बिहार में अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो छात्रों का आक्रोश था उसका दायरा तब और बढ़ गया जब बीपीएससी के अधिकारियों ने छात्रों के लिए कुत्ते वाली कहावत कह दी। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता को कहा जाता है। और इसी बयान के बाद छात्रों का रोष आक्रोश में बदल गया। छात्र सीएम से जवाब मांगे उनके आवास की तरफ बढ़ चले, जिसे रोकने के लिए सरकारी इंतजाम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर हर बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते रहे। छात्रों का हुजूम एक तरफ तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने की फुल तैयारी, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। मांग ये है कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाए, पीटी और मेंस के बजाय एक चरण में परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, 100% डोमिसाइल नीति की मांग, बिहारी युवाओं को प्राथमिकता मिले और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है। गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों की भीड़ अब और व्यापक हो चुकी थी। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगले तक पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रित नहीं होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों के सभी मुद्दों के समाधान की बात दोहराई और लगे हाथ तेजस्वी को भी आड़े हाथों ले लिया। जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। लेकिन राजधानी पटना में छात्रों की जो मांगे हैं जायज हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे सुनी जाएंगी, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति का मौका तलाश लेता है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर सपा, सबका ध्यान रांची में नहीं है बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रित है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को इतिहास का पाठ पढ़ा। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर।
2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे, और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी, जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। चलिए, योगी की बात आपने सुनी और सियासी गलियारे से आगे बढ़ते हैं और सियासत की बातों से इतर अब बात करेंगे आपकी सेहत की, क्योंकि त्योहारी सीजन है और इसके आते ही मिलावटखोर अपने बिलों से निकल आए। मिठास में जहर घोलने के सौदागर एक्टिव हो गए और उनके निशाने पर हैं हम और आप। मोटा मुनाफा चाहिए और यही मोटा मुनाफा कमाने की होड़ में ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लग गए हैं। पनीर, मावा, मिठाई, हर उस मिठास के सामान पर उनकी नजर है जो त्योहार पर घर घर में लाया या फिर बनाया जाता है, क्योंकि त्योहार पर हर घर में मीठा जरूर लाया जाएगा, उसे बड़े चाव से खाया जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर जहर का धंधा करने वाले ये तमाम लोग हजारों क्विंटल जहरीली मिठाइयां बाजार में खपाते हैं, मासूम जनता को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, इन्हें पता है। तो जो मिलावट का जो खेल है वो जग जाहिर है, तो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट दिखाने का मतलब ये है कि कहीं ये मिलावटी जो सामान है, मिठास है, वो आपकी घरों तक ना पहुंच जाए। हालांकि खाद्य विभाग एक्टिव है, मिलावटखोरों के सिर उठाते ही एक्शन में आ गया है और शहर शहर जहां भी मिलावट की सूचना मिल रही है वहां पर एक्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। त्योहार पर मिलावट का व्यापार, लोगों की सेहत से खिलवाड़, मिलावट शहर दर शहर, मिठास में घोला जा रहा जहर। कहीं आपके खाने में जहर तो नहीं, कहीं आपके पनीर में जहर तो नहीं, कहीं आपकी मिठाई में जहरीला मावा तो नहीं, क्योंकि इन त्योहारों पर पनीर और मिठाई आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती है। मिलावट के सौदागर अपने फायदे के लिए त्योहारी सीजन में फिर एक्टिव हो गए, करने लगे हैं लोगों की सेहत से खिलवाड़। देश भर से सामने आई तस्वीरों से साफ होता है कि मिलावटखोरों का सिंडिकेट कितना फलने फूलने लगा है। त्योहारों के सीजन में जैसे ही दूध से बने पदार्थों की मांग बढ़ती है, तो जहरीले खेल के ये खिलाड़ी एक्टिव हो जाते हैं और करते हैं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। देश के अलग अलग कोनों में इन मिलावटखोरों की कारस्तानी पकड़ी जा रही है और इनके गोरख धंधे को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। ब्रिजनगरी मथुरा से आई तस्वीरें इसकी जीती जागती गवाह हैं, जहां 1 या 2 किलो नहीं बल्कि पूरे 1200 किलो जहरीला पनीर पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा दल ने NH2 हाईवे स्थित कोसी कला से एक गाड़ी को पकड़ा, जिसमें करीब 1200 किलोग्राम पनीर बिक्री के लिए लाया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई। पनीर के नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया। जांच में ये पनीर मिलावटी पाया गया। इसके बाद इसे नष्ट किया गया। यानी इतनी बड़ी मात्रा में पनीर कितने लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के भीमनगर में छापेमारी कर 100 किलो मिलावटी छेना रसगुल्ला पकड़ा गया, जिसकी जांच में जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होना पाया गया। इसके बाद इन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। इस कार्रवाई के लिए वहां बुलडोजर मंगाए गए ताकि मिलावटी जहर का एक कतरा भी ना बचे।
यूपी के ही शाहजहांपुर में जहर के सौदागरों पर बड़ा एक्शन हुआ। यहाँ 600 क्विंटल यानी करीब 60,000 किलो जहरीली मिठाइयों को नष्ट कराया गया। 600 क्विंटल रसगुल्ले, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा और सोहन पापड़ी को गड्ढे में डालकर लोगों को इस जहर का शिकार होने से खाद्य विभाग ने बचाया। मुजफ्फरनगर में तो दूध डेयरी में मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ, जहां दूध, पनीर, घी बनाने में कास्टिक सोडा, क्रिस्टल पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही मौके से वनस्पति और डेयरी केमिकल्स मिले हैं। राजस्थान के जयपुर में भी मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार हुआ। यहां खाद्य विभाग ने 60 ठिकानों पर छापेमारी कर 429 किलो दूषित खाद्य सामग्री खत्म करवाई। राजधानी दिल्ली में भी खाद्य विभाग ने 500 किलो से ज्यादा पनीर नष्ट कराया। यानी शहर शहर मिलावटखोरों पर एक्शन हो रहा है, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि शहर के सौदागर त्योहार पर मिलावट का खेल करने से बाज क्यों नहीं आते। साल दर साल कार्रवाई होती है, मिलावटखोर पकड़े जाते हैं, लेकिन नए नाम नए पते से फिर से ये धंधे शुरू हो जाते हैं और इनके निशाने पर होते हैं हम और आप, हमारा आपका परिवार। सिर्फ छापेमारी और खाद्य सामग्री नष्ट कर देने से ये गंदा खेल खत्म नहीं होता। ऐसे में जरूरत है ऐसी सख्त कार्रवाई की जिससे मिलावट करने से पहले ही इन सौदागरों के हाथ कांपने लगे। इनकी 7 पुश्तें याद रखो, क्योंकि सवाल सिर्फ मिठाई या फिर पनीर का नहीं, उस भरोसे का है, सवाल जिंदगी का है। तो सवाल आपकी और हमारी जिंदगी का है, इसलिए सचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई रिपोर्ट के जरिए वो आपको आगाह करने के लिए। रक्षाबंधन और तमाम त्योहार आने वाले हैं, तो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए हमें खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। खाद्य विभाग तो नकली एक्सपायरी सामान पर लगातार एक्शन कर ही रहा है और साथ ही जनता को भी एहतियात बरतना होगा। और ये नहीं कि सस्ता या मुफ्त का सामान मिल रहा है तो ले दौड़ पड़े, जैसा ही कानपुर के पनकी इलाके में देखने को मिला। देखिए आप भी, जहां एक फैक्ट्री के बाहर से चॉकलेट के पैकेटों के लिए लूटमार मच गई। लोगों ने ना चॉकलेट की एक्सपायरी डेट देखी, ना अपने स्वास्थ्य का दिशा निर्देश माना। उनमें तो होड़ थी कि बस चॉकलेट दोनों हाथों से समेट लेना, जबकि फैक्ट्री वालों ने एक्सपायरी हो चुके इन चॉकलेट्स को बाहर फेंक दिया था। यानी जब लोगों को ही अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, तबीयत की फिक्र नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए। ये एक्सपायरी डेट कुछ चॉकलेट के डिब्बे पर लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखी होती है, अलग अलग बांट दो, खा लो, तो कोई क्या कर लेगा भला। सवाल इस बात को लेकर है कि जागरूक आपको होना होगा। एक्सपायर्ड चॉकलेट के लिए लूटमार मची थी, जिसकी तस्वीरें हैं। हेलमेट वाले भैया भी वहीं पर थे, जो पैदल थे वही, और स्थानीय लोग तो अलग से। यानी कि जो जितना समेट पाया समेट लिया। तो सेहत के साथ खिलवाड़ और ये तस्वीरें, हमने पहले ही कहा कि खाद्य विभाग अपनी तरीके से एक्शन ले रहा है, लेकिन आपको भी सोचना होगा। तबीयत की बात हो रही है तो बारिश के मौसम में अपनी तबीयत का ख्याल रखना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहां का सिस्टम डूब चुका है। जरा सी बारिश सिस्टम के दावों की पोल खोलती। साल बदले, सरकारें बदली, प्रशासन बदला, लेकिन राजधानी नहीं बदली और आसपास के इलाके के हालात नहीं बदले। जब भी बारिश होती है, कम ही होती है, तो राजधानी दिल्ली मानो बंधक बन जाती है, घिर जाती है। हर तरफ पानी पानी, सड़कों पर सैलाब, गलियों में नहर जैसे हालात। सोमवार और मंगलवार को जो बारिश हुई थी, फिर एक बार वही कहानी। ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली, जल भराव की समस्या, उसमें किसी तरह जान बचाकर लोग परेशानियों को झेलते हुए पार पा रहे हैं। जरा देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए। सड़क का दोनों हिस्सा आपको पानी से भरा हुआ नजर आएगा और जब जलभराव है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक की रफ्तार भी बिल्कुल धीरे आपको यहाँ पर नजर आएगी। सामने आप देखेंगे सड़क के दूसरे तरफ का जो रोड है वहाँ पर भी आपको जो वाटर लॉगिंग है नजर आएगा।
दिल्ली में जब बारिश होती है तो बारिश के बाद इसी तरीके से जल भराव की तस्वीरें देखने को मिलती है। हर बार ये बातें की जाती हैं कि अब जो जल भराव है वो नहीं होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी आप ये देखिए कि जगह जगह आपको इस तरीके से जल भराव नजर आएगा। एक तरफ बारिश है तो उसके कारण जो ट्रैफिक है वो भी बेहद धीमा और बेहद स्लो। और आप दिल्ली में अगर आज अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक से आपको परेशान होना पड़ेगा और जगह जगह वाटर लॉगिंग की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और ये ठीक कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के सामने की तस्वीर, जहां पर सड़क के दोनों हिस्से जहां पर आपको वाटर लॉगिंग बुरी तरीके से नजर आएगी। तो ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। मात्र 2 दिन की बारिश में ये कयामत आ गई। जो लोग हैं परेशान हैं, घर पर फोन कर दिया आने में विलंब होगा। घर वालों को ही पता है क्यों विलंब होगा, क्योंकि फंस चुके हैं। उन्हें पता है हर साल ये होता है, भले 2, 4, 5 दिन के लिए हो, लेकिन ये चीजें होती हैं। परेशानी की बात हो रही है तो किसी को असल में परेशानी का असली मतलब पूछना हो तो जरा गुरुग्राम वालों से पूछ लीजिए, जहां बारिश के मौसम में घरों के सामने बिल्कुल सी व्यू नजर आता है। खिड़की दरवाजा खोलिए, देखिए एकदम सी व्यू। गुरुग्राम में फ्लैटों की कीमत क्या है पता है आपको? तकरीबन, छोड़ दीजिए, करोड़ ही बताते हैं, करोड़ से ऊपर। बिल्डर ने आपको करोड़ों का फ्लैट बेचा है तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? ये मिला जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैसा दिया है तो सीधा समंदर आपके दरवाजे पर। तेज लहरें नहीं बल्कि शांत। और समंदर का मजा आप ले रहे होते हैं। यह हास्यास्पद है। यह सिस्टम पर सवाल है। सवाल इसलिए है कि सरकार की गाड़ी इस पानी में नहीं डूबती, आपकी डूबती है। सरकार का आवाज इस पानी में नहीं डूबता, आपका डूबता है। सरकार के पैर पानी में नहीं होते, आपके। तो गुरुग्राम हाईटेक सिटी कहलाता है, हरियाणा का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर। लेकिन शासन हो, प्रशासन हो, टैक्स के हजारों करोड़ को कहां खर्च कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा। तभी तो हर साल बारिश में गुरुग्राम का हाल किसी गांव से भी बदहाल हो जाता है। सीवर, नालियां चौक हो जाती हैं, सड़कें स्विमिंग पूल बन जाते हैं, बच्चे उसमें छपाक छपाक डुबकियां लगाते हैं। हर साल का देखिए डुबकियां लगा रहे हैं बच्चे, उनके लिए खतरा है। हम बराबर कहना चाहते हैं ऐसी हरकतें ना करें, कम से कम इनके माता पिता सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। लेकिन ये खेल, ये मजाक सिर्फ बच्चों के लिए ही ठीक है। अभी कर रहे हैं, लेकिन एक एहतियातन हम कहना जरूर चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये नहीं होना चाहिए। वो तो आज कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे, लेकिन ये बच्चे भी तो गुरुग्राम के ही हैं। सिस्टम की उदासीनता की वजह से इनकी बस अटक गई, निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अंडरपास में पानी भरा है। जाएगा कौन? गारंटी क्या है कि बचकर निकल जाए? और इन बच्चों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और अधिकारी अपने करोड़ों के फ्लैट में मस्त। उनका बच्चा थोड़ी ना फंसा है इसमें, उन्हें क्या समस्या है? ये सिस्टम हजारों करोड़ टैक्स लेता है, लेकिन बदले में क्या देता है? दोयम दर्जे की सुविधाएं देता है। ये आंसू है ना बच्चों के, यही सवाल व्यवस्था की बदहाली पर सवाल है, जो साल दर साल ठीक होने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ये आंसू सवाल है हर उस शख्स से जो गुरुग्राम में रहता है, उस सभी लोगों के सवाल है जो टैक्स देता है, लेकिन जवाबदेही नहीं। सवाल इसी बात है। तो गुरुग्राम की बारिश में सिर्फ जनता परेशान नहीं होती, केवल जनता परेशान नहीं होती, बल्कि बस और गाड़ियां भी गुरुग्राम की सड़कों पर पानी में डूबती हैं। जी हां, 1.5-2 घंटे की बारिश में मिलियम सिटी की पोल खुलकर सामने आ गई, जहां सड़कों को देखकर ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई। 12-12 फीट ऊंची बसें पानी में समा गई, उनकी छत दिख रही है। जरा सोचिए अगर उसमें बच्चे होते तो उनकी हालत क्या होती। यानी गुरुग्राम में मानसून के दौरान ये अफरा तफरी अब हर साल की कहानी बन चुकी है। नामी कंपनियों के दफ्तर से लेकर तमाम बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हल्की सी बारिश होते ही शहर का सिस्टम घुटने टेक देता है। और यहां पर हर साल ऐसा ही होता है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। नोएडा में खोड़ा इलाके जैसा हत्याकांड सामने आया है। 14 साल के आयुष शुक्ला की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। आयुष के दोस्त असद पर हत्या का आरोप है। जन्मदिन के बहाने घर से बुलाया, चाकुओं से गोद दिया गया।
और हत्या करने के बाद आरोपी असद फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आयुष शुक्ला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। असद जो बताया जा रहा है उसका साथी था, उसके घर से उसे बुलाया, जन्मदिन के बहाने घर से बुलाकर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। तो नोएडा में खोड़ा जैसा हत्याकांड। और अब पुलिस के लिए चिंता का विषय इस बात को लेकर कि क्या इसके जो भी आरोपी हैं, जिनकी भी संलिप्तता है, और देखिए इस मासूम के चेहरे को, हत्या करने के बाद इसकी हत्या हुई और उसके बाद से पुलिस जांच में जुटी। बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को मार दिया, बर्थडे के बहाने बुला के ले गया, बोला 2 मिनट में मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था छत पे, बोला दीदी खाना बना, मैं आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में नीचे से बुला के लेके चला आया, ला के मेरे बच्चे को किचन में चाकू से काट डाला, चाकू से मार मार के हाथ पैर का पता नहीं है मेरे बच्चा कहाँ फेंका है, हाँ मेरे बच्चे का पता नहीं। सब मेरी यही है थोड़ा भरोसा दुनिया से कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, इसका इनकाउंटर करवा दो, मेरे बच्चे को मार दिया। तो खोड़ा में क्या हुआ था? बिलोंग करता है फैमिली से, ये अपनी हैप्पी और आयुष शुक्ला उसका नाम है, उम्र होगी मैच 13 साल के समथिंग। इसके दोस्त हैं, एक अरशद था और एक और लड़का था। अराउंड 16 तारीख को ये बिरजू, ये शाम को लोग आए थे, लोग साथ गए थे, उसके बाद से वो मतलब नहीं मिला है। और उसका जो है दोस्त वगैरह है वो सारे लोग खुद से बोल रहे हैं, जो मुस्लिम परिवार है वो लड़का है वो बोला है कि हमने उसको मार दिया है। पुलिस की कार्रवाई यहाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन हमारे साथ ठीक रहे हैं, बट मतलब इतना कोई ओपी हो ही नहीं रहा है। और जो दूसरा दोस्त का जो दोस्त था वो जहाँ तक कि रात को उठा लिया गया, पकड़ लिया गया है। जो मुस्लिम है वो अभी तक फरार है और उसके पिता को हिरासत में लिया गया है। तो ये है सच्चाई। खोड़ा कांड इसलिए कह रहे हैं, तब बकरीद का माहौल था और क्या डायलॉग उसके दोस्त ने दिया था, सब कुछ आपको याद आ रहा होगा। मात्र 14 साल के आयुष को, उनके परिजनों को इंसाफ चाहिए। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।